अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़त के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम जब इस लाइव प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं तो हम अगर गुज़श्ता हफ्ते की पे एक ताराना निगाह डालते हैं तो उस ताराना निगाह में हमें इंतखाबात के बाद जो है पाकिस्तान में कुछ इस्तेकाम भी नज़र आता है, लेकिन अफरा तफरी भी नज़र आती है। गो के IMF की जानिब से पाकिस्तान को इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, PDM के मुकाबले में मौजूदा हुकूमत को जो सपोर्ट है वो ज़्यादा है, और IMF इनकी बातों को भी संजीदगी से ले रही है और $1 अरब 40 करोड़ जो है वो इंशाल्लाह अनकरीब इन्हें जो है वो मिल जाएगा। 29 अप्रैल को IMF के बोर्ड का इजलास होगा और यकीनी तौर पर उनको जो बकाया जो पिछले इनका जो पैकेज था उनमें $1 अरब की जो बकाया थे वो मिल जाएंगे। बाकी 6 से 7 अरब डॉलर के लिए फिर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो जून और जुलाई तक जो है उसके कुछ ना कुछ प्रोग्रेस आएगी, ये अपनी जगह है। लेकिन बात यही है कि मुल्क में इस वक्त मईशत की जनब बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लेकर आए थे कराची। इसके अलावा इस्लामाबाद में जो इजलास हुए और मुख्तलिफ जो हमारे ताजिर बरादरी हैं उनसे मुलाकातें हुई, बहुत सारी अंदर की भी कहानियाँ थीं। उन कहानियों में यह है कि ताजिरों ने बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी तजावीज़ भी दी हैं और सियासी इस्तेहकाम की भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है। उस पर चूँकि हमारा प्रोग्राम इकनॉमिक पे तो इसलिए मैं सियासत की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ इकनॉमिक की बात करूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म ने ताजिरों से जो है वो पाकिस्तान की तरक्की में शामिल होने के लिए जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की है। इसके अलावा ओवरसीज़ के लिए ओवरसीज़ को इस एतमाद देने की उन्होंने बात की है कि ओवरसीज़ पाकिस्तान की जो सरमाकारी है उसकी जानिब तवज्जो दें और पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़े होने की इजाज़त दें। ईरान के सदर भी आए, ईरान के सदर ने माशी तौर पर पाकिस्तान के साथ $10 अरब तक की तिजारत को जो है वो बाहमी तिजारत को जो बढ़ाने का इंदिया दिया है। लेकिन देखें मुस्तकबिल में क्या होता है, इसलिए कि इसमें बहुत सारे सियासी ऊंच नीच है जो कि यकीनी तौर पे $10 अरब तक हम कानूनी तौर पे जो है ईरान से तिजारत नहीं कर सकेंगे। चूंकि एक और फिक्स टैक्स का मसला भी आया हुआ है SMEs की जानिब से कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स पर एक जो फिक्स टैक्स का सिलसिला जो माजी में भी चलता रहा मुख्तलिफ अदवार में, आज भी उस फिक्स टैक्स के हवाले से जो है हुकूमत ने एक इंदिया दे दिया है और 29 अप्रैल या 30 अप्रैल तक के लिए टाइम दिया गया है कि इसमें वो रजिस्टर्ड हो जाए। लेकिन SMEs हमारे जो है इसकी इनकारी हैं और उनको इनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। वजूहात क्या है, अमन अमान की भी जो सूरत हाल है उस पर की क्या वजूहात है, तो इन पर हम गुफ्तगू करेंगे आज। और इस गुफ्तगू को जारी रखने के लिए जो जो मेहमान हमारे साथ शरीक होंगे उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं, उसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। हमारे हर दिल अजीज़ शख्सियत हाफिज़ अजीज़ साहब जो हैं वो मौजूद हैं। ये कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, ये लॉ एंड कम्युनिटी के चीफ भी हैं। PCLC ये चीफ हैं, PCLC कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हाफिज़ अजीज़ साहब। और यकीनी तौर पे ये पहले भी आपने मेरे प्रोग्राम में देखा होगा, लेकिन आज हमने ख़ास तौर पर उनको बुलाया है जो कराची में जो अमन अमान की सूरत हाल है वो इनसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता। तो थैंक यू हाफिज़ भाई। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब SM आलम साहब। SM आलम साहब ने पहली दफ़ा मेरे इस प्रोग्राम को आज ज्वाइन किया है और ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक किस्म के ट्रेड लीडर्स हैं। और ये हैं जनाब, इस वक्त जो इनका एक तारीफ़ी मैं करवा रहा हूँ वो है चेयरमैन ओल्ड मार्केट एसोसिएशन के, चेयरमैन है ओल्ड मार्केट एसोसिएशन के। इसके अलावा ये प्रेसिडेंट हैं आलम क्लॉथ मार्केट के भी। थैंक यू SM आलम साहब फॉर कमिंग। और मेरे तीसरे मेहमान हैं फैसल हमीद साहब। ये आप इनको हमेशा मेरे प्रोग्राम में अमूमन देखते होंगे और ये NGOs भी चलाते हैं और एक अच्छा तजिया भी देते हैं। तो फैसल हम कराची वेलफेयर एसोसिएशन के ये रूह रवां हैं, यानी प्रेसिडेंट हैं। और फैसल हमीद साहब से भी इस वक्त जो मुआशी सूरत-ए-हाल है इसमें एक आम आदमी का गुजारा कैसे हो रहा है वो फैसल हमीद साहब से हम सुनेंगे। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया कि यहाँ तशरीफ लाए। सबसे पहले मैं हाफिज़ साहब की तरफ चलता हूँ कि मुझे बताएं कि सर के ये जो सूरत-ए-हाल हो रही है अमन अमान का, कि मतलब ये कि सिर्फ रमज़ानों में जो है वो तकरीबन जो है वो मेरे ख्याल पे 20 से ऊपर अफराद जो शिकार हुए डकैती के, फिर ताजिरों जो लुट रहे हैं। फिर अभी एक मीना बाजार में एक नया कहानी आई कि जनाब सोने की दुकान पे कुछ पेयर गया, यानी मियाँ बीवी गए और उन्होंने असली सोना उठा के उसके जगह नकली सोना रख दिया। ये भी कहानी है, उसकी FIR भी कट गई और मुख्तलिफ किस्म की जो वारदात हो रही हैं। तो आप क्या तज्जिया करेंगे कि वजूहात क्या है और इसमें किसकी कमजोरी है? पुलिस की कमजोरी है, इंतजामिया की कमजोरी है, या वो जो मुआशी तौर पर जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं ये उसकी वजूहात है? क्या जरूरत है? थैंक यू वेरी मच बिलाल भाई। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का, कि आपने मुझे मदऊ किया और मुझे मौका दिया।
देखिए बिलाल भाई, वजूहात सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारी हैं, जिसके अंदर बेरोजगारी भी कह सकते हैं आप, बिल्कुल ये भी एक सेक्टर है, एक फैक्टर है इसके अंदर। और कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ गलतियां या कुछ लू पॉइंट पुलिस के भी हैं और कुछ लू पॉइंट हमारे कानून की भी हैं। अब ये सब चीज़ों को मिलाते हैं तो कानून से मतलब अदलिया का, देखिए कानून को चेंज करना होगा। अगर हमने रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर से भी और सीएम से भी कि देखिए, क्योंकि आईजी सिंध, एडिशनल आईजी कहते हैं कि जी जो स्ट्रीट क्राइम में हम जिनको पकड़ते हैं, जो पकड़े जाते हैं वो 30 दफ़ा पकड़ चुके हैं और वो रिलीज हो जाते हैं सर्टेन थोड़े से टाइम में, फिर वो दिलेर हो जाते हैं। तो कानून की कुछ खामियां, फिर दूसरी उसमें हमारे भी कुछ इशू है कि लोग, आपको पता है, घबरा के फिर गवाही देने नहीं जाते और वो बेल पे रिलीज हो जाते हैं और वो और शेयर हो जाते हैं और वो ये काम करने लगते हैं। अब जाहिर है कि बेरोजगारी है तो ये हो रहा है। अब जो इतनी दीदा दिलेरी हो गई है कि ये मोबाइल या मोटरसाइकिल छीनना, कोई चीज़ डकैती अगर दूसरी चीज़ों की शॉप पे करना है या किसी शोरूम पे करना, अब ये शूट भी कर देते हैं फ़ौरन कि आप जहाँ कुछ किया। तो हमें तो ये बड़ा अफसोस हो रहा है कि देखिए पैसे तो आनी जानी चीज़ है, बट बच्चे जो है मोबाइल के चक्कर में हाथापाई कर लेते हैं और वो मारते हैं। वो बेचारी माँ अपने बच्चे को देख के बिलक के, छोटे बच्चे यतीम हो जाते हैं, हमारी छोटी बच्चियाँ बेवा हो जाती हैं, हमारी माएँ और बाप जो है ना रोते फिरते हैं। तो ये चीज़ें हम वक्तन कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू हमारे चेयरमैन जुबैर, हमारे मोती वाला साहब के ब्याह पे वो करते हैं। अभी जो पिछले हफ्ते पीएम साहब आए थे, सीएम हाउस में बुलाया गया था, पूरी कैबिनेट थी और सिंध की कैबिनेट भी थी, सीएम भी थे, गवर्नर साहब थे। उसमें जो हमारे चेयरमैन साहब जुबैर मोती वाला ने प्रेजेंटेशन दी, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की, उसमें आईजी सिंध भी बैठे थे, गुलाम नबी मेमन साहब। बट जेन्युइन एक मैं आपको बात बताऊँ, अब लॉ एंड ऑर्डर पे तो कंट्रोल शुरू हो चुका है और इसमें टोटल गलती पुलिस की नहीं है। देखिए, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जेन्युइन बात बताता हूँ। वाकई में मेरे साथ हादसा हो जाए और मैं पहचानता और मैं शनाख्त करने नहीं जाऊंगा तो वो भी क्या करेंगे, जज साहब भी क्या करेंगे, उसको रिलीज कर देंगे। लॉयर भी तो जाते हैं ना सर, कोई एविडेंस ही नहीं है। तो आईजी साहब और सीएम सिंध संडे भी, यकीन कीजिए आप, छुट्टी वाले दिन भी मीटिंग्स कॉल कर रहे हैं और बड़ा इन्होंने ऑर्डर किया हुआ है कि अगर कहीं वारदात होगी और कोई सीरियस हुई, खुदा न खास्ता, तो एसएचओ, एसएसपी, एसपी लेवल पे हम उनसे बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देंगे, ये आईजी साहब का कहना है। और हमारे उम्मीद है हमें कि कुछ, हमें 4-6 दिन से लग रहा है कि वारदातें कंट्रोल हुई है। वैसे हो रही नहीं सर, देखें जो रेशो था सिर्फ कराची नहीं, ये पूरे सिंध की बात हो रही है। देखिए सिंध में वो कच्चे के डाकुओं ने हंगामा मचाया हुआ है और कराची में। मैं अभी तो कराची की बात कर रहा हूँ। हाँ, और नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरे सिंध में ये मजमूई तौर पे सूरत-हाल सही नहीं है अमन अमान की। देखिए, अमन अमान की अगर टोटल आप अगर देखें तो हम कंपेयर अपने मुल्क को, तो एक शहर के हिसाब से भी वो मुल्क का इंटरनेशनल लेवल पे आ जाता है कि जी कराची की जो वारदातों का रेशो अगर सबसे ज़्यादा है तो वो कंट्रोल एक सबका काउंट करके फिर बता दीजिए कि कराची, पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। और हम लॉ एंड ऑर्डर, और मैं जो देखता हूँ और हमारे जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो हम कराची को देखते हैं, मगर हम बात पूरे पाकिस्तान की करते हैं, ऐसा नहीं है। बट हम जिस घर में, पहले मैं अपने घर को तो सही कर लूँ, तो हम तो रिक्वेस्ट करते हैं, आईजी सिंध जो है वो कराची के नहीं है, पूरे सिंध के आईजी हैं, गुलाम नबी, तो हम सीएम जो है पूरे सिंध के हैं, गवर्नर पूरे सिंध के, हम उनसे रिक्वेस्ट करते तो ज़ाहिर सिंध लेवल पे ही करते हैं। बट कराची के अंदर जो हादसा हो रहे हैं वो हमारे दूसरों शहर से ज़्यादा हो रहे हैं, सिंध के शहरों से। और उसके अंदर जैसे अब आपने कहा गोल्ड की, वो तो अब हम में से कोई जो है इस तरह की चोरी डकैती जो कर रहा है, अब आप यकीन करें कि ऐसी बहुत से हमारे पर कंप्लेंट्स। अच्छा, मजे की बात यह कि मीना बाजार पे जो ये कार्रवाई हुई और जो उसकी सीसीटीवी फुटेज आई है, उसमें जो शख्स नजर आ रहा है या उनमें खातून नजर आ रही है, आप यकीन कीजिए कि आम दिनों में अगर आपके सामने आ जाए तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये इस किस्म की वारदात कर सकते हैं, और उनके साथ बच्ची भी है। बिल्कुल बिल्कुल है। ये तो फैमिली को लेके आती है इस तरह की सीसीटीवी फुटेज जो है ना। ये पिछले रमजान के अंदर आप फैसल भाई से या आप जैसे आसिफ भाई से जो बड़ी मार्केट है, जामा क्लॉथ वगैरह चलाते हैं, तो ये कपड़े सूट में भी इसी तरह काम हो रहा है। वही में आपने शायद देखा हो सीसीटीवी कैमरों में, वो बिल्कुल सोशल मीडिया पे आ रहा है कि सूट जो है ना वहाँ। लेकिन मैं चूंकि बात करूंगा आपसे, मैं जरा सा आलम साहब से भी बात कर लूं, इसलिए कि बहरहाल आप पूरी कराची की जो मार्केट्स हैं
उनके सबके जो कर्ता धर्ता या माई बाप हैं वो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। आपको एक चीज बताऊं सर, सॉरी आपको इजाफा कर लूं। देखिए ये पिछली दफा सब ने सारी मार्केट्स, आपको पता है कि रमजानों में टेंट लगा के पुलिस के साथ बैठ के अपने खर्चे करके कि यार फैमिलीज जो आती है उनको सुकून के साथ प्रोटेक्ट करें और वारदातें ना हो। यकीन करें तारीख रोड हम हर जगह जाते हैं, लांडी भी गए, सबके साथ गए। तो ये तो अच्छा इकदाम है कि जो है ना बिजनेसमैन मिलके पुलिस के साथ, पुलिस भी सपोर्ट करती है। नहीं ये बात बहुत कारी होती है। जैसे कि आज पिछली दफा अभी जो कैसर शेख वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग जो आए थे, जिसमें जुबैर मुफ्ती वाला ने तकरीर की, अच्छी तकरीर थी कि हर काम अगर ताजिर करेगा, हर काम अगर ताजिर करेगा तो फिर पुलिस और हुकूमत क्या करेगी? पुलिस और दूसरी एजेंसी हर काम ताजिर करेगा पाकिस्तान के अंदर तो फिर वो हुकूमत और पुलिस क्या करेगी? और टैक्स हम जो दे रहे हैं उस टैक्स कहाँ जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये फिर आलम साहब, बात यह कि आप माशाल्लाह काफी पुराने लीडर हैं, ट्रेड लीडर आपके। मैं तो सिर्फ इतना पूछूंगा आपसे कि पहले तो मैं पूछ लेता हूँ, ये फिक्स टैक्स का जो सिलसिला चला है इस पे आप लोग इनकारी क्यों हैं? कहीं तो ठहर जाएं। बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी, बुलाया। बात ये जी कि टैक्सेस के देने में तो कोई नहीं भागता। असल में टैक्स के निज़ाम को सही रहना चाहिए। हर जगह रिश्वत का बाजार गम है। अगर टैक्स बनता है 50,000 रुपये ना, तो 5 लाख रुपये रिश्वत का बाजार गरम है। लोग इसलिए नेट में आना नहीं चाहते। जब शटर टैक्स की बात हुई कि हर दुकानों में शटर का टैक्स लगा दिया जाए, ईजी हो जाए ना, तो ये जो रिश्वत है, आप देखें आजकल तो सच बोलने की भी सज़ा मिल जाती है ना, तो उसी के पीछे बढ़ जाते हैं। अगर ये इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस काम के ख़त्म कर दें, सादा सा फॉर्म हो, हर शटर पे के हर बंदा टैक्स दे रहा है, नहीं किस चीज में टैक्स नहीं मिल रहा है? नहीं, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स की बात अलग होती है, इनडायरेक्ट टैक्स की बात नहीं हो रही। इनडायरेक्ट टैक्स तो आप हर चीज पे दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप ये जो पानी पीते हैं इस पे भी टैक्स दे रहे हैं, सारी चीजें। मेरा कहने का मकसद ये है कि 1200 रुपए सालाना 1200 रुपए सालाना उनका फिक्स टैक्स हर दुकान पर लगा दें, तो इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान के ताजिर कह रहे हैं कि हम नहीं मानते और ये है। और इसमें अगर आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं और 1200 रुपये मेरे ख्याल में साल है, 1200 रुपये अगर साल में आप देते हैं, तो इसमें हमारे ताजिर क्यों मुखालफत कर रहे हैं? 1200 रुपये की तो बात है रही नहीं ना। बात ये है कि जिस वो इसलिए घबराते हैं कि कल के जो एक छोटा दुकानदार है, अब देखें लाखों शटर है ना, एक छोटा दुकानदार है, वो क्या हिसाब किताब देगा? 1200 में तो उन्होंने एंटर कर दिया, बाद के अंदर आपसे तो हिसाब मांग ही नहीं रहे ना। वो तो सिर्फ इसकी एंट्री करवा रहे ना। एंट्री के बाद वो कहते हैं कि आपने एक दफा 1200 रुपए देना है या महीना अलग अलग करके देना है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं देना। डायरेक्ट टैक्स तो अलग चीज है, एक फिक्स टैक्स उन्होंने लगा दिया। आई थिंक सो कि ये तो वो जो पिंडोरा बॉक्स था कि दुकान की पैमाइश होगी और फला होगा, इन सबसे हट के होगा, ये सब। तो आप लोग क्यों मुखालफत कर रहे हैं? आप लोग टैक्स देना चाहते हैं, नहीं चाहते? नहीं, टैक्स तो अभी आप देखें कि मैं भी टैक्स पेयर हूँ। कैमरे पे आगे सब यही कहते हैं कि टैक्स देना चाहते हैं। मैं खुद भी टैक्स पेयर हूँ और हर बंदे को टैक्स देना चाहिए। नहीं भी दे रहा ना, हर दुकानदार होना चाहिए, लेकिन आसान होना चाहिए। इससे आसान और क्या होगा? आसान से मुराद ये कि एक दफा जो लोग आना नहीं चाहते, जो लोग रहते हैं ना, वो घबराते बहुत है। मैंने कहा ना आपको कि कोई हमारे मुल्क में चेक एंड बैलेंस नहीं है किसी किस्म का भी ना। जिसकी लाठी उसकी आवाज है, जो आगे रगड़े के अंदर ना उसका गया काम। अभी यहाँ पर आप अगर किसी को हजारों लोगों को चेक करेंगे ना, तो वो टैक्स तो मेरे हिसाब से कम देते हैं, रिश्वतें ज्यादा देते हैं। मैंने आपको कहा ना कि वो अगर उनसे आप पूछे सवाल तो करें FVR से, जो अक्सर जो लोगों के पास प्राडो आ गई, बंगले आ गए, क्या उन तनख्वाहों में आ सकते हैं? 1.5 लाख तनख्वाह, 2 लाख तनख्वाह, 3 लाख तनख्वाह, कौन उनसे सवाल करेगा? जो उनसे सवाल करेगा उसी का पिटोरा खोल देंगे। वो तो है अपनी जगह, लेकिन बात यह है कि जैसे मिसाल के तौर पे बड़ा तारीख जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर जी वो टैक्स दे रहा है, वो तो देगा, वो तो मजबूरी है उसकी, वो तो हुकूमत काट लेती है। लेकिन बात वही होती है ना कि ये जो हमारे जो SMEs है, इस SMEs जो है एक माफिया की शक्ल अख्तियार कर गए हैं। एक माफिया की शक्ल अख्तियार कर रहे हैं कि जो हुकूमत आती है, जो भी वो तजावीज़ देती है, वो कहते हैं ना ना ना। कभी हाँ भी तो बोले ना, हाँ भी तो बोले हैं, बोले ना। मैं कहता हूँ जी हर शटर पे टैक्स लगना चाहिए, ठीक होगी ना बात? तो किस तरह लगना चाहिए? लेकिन बात यही है, मैंने बताया कि वो जब एक दफा टैक्स के दौर में जो लोग नहीं आना चाहते, वो घबराहट का शिकार है ना कि 1200 शुरू होंगे, उसके बाद कहानी क्या और निकल जाएगी। तो इसका मतलब 1200 की थोड़ी, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में टैक्स का निजाम होना ही नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अगर ताजिर से अगर टैक्स लिया जा रहा है ना, तो सामने जाते पाकिस्तान में, मुल्क में, मैं आगे बढ़ूंगा इससे, मैं आगे बढ़ गया। मुल्क में जो आपके इनडायरेक्ट टैक्स का जो रिवाज बढ़ा है ना, वो वजह ये हुकूमत कहती है कि लोग टैक्स देना नहीं चाहते। जब जो टैक्स देना नहीं चाहते तो वो पेट्रोल पर लेवी बढ़ा देते हैं, पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा देते हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं, गैस की कीमतें बढ़ा देते हैं, उसके जरिए वो टैक्स ले लेते हैं। तो मैं तो आपको कह रहा हूं कि एक आप पुराने ताजिर हैं, आपके अपने ताजिर क्या कहते हैं? मतलब ये कि कोई नेगोशिएट करने को तैयार हैं या बिल्कुल ही यकसर मुस्तरद? नहीं, शटर टैक्स के ऊपर तो जाहिर सी बात है हर बंदा तैयार है। हाँ। लेकिन अगली घबराहट का शिकार है
कि आगे पता नहीं क्या होने तो वाला उसके लिए गोली वोली खा लेना, घबराहट नहीं होगी। हाँ 10 गोली। हैं? कुछ तो गोली वोली दवा वगैरह खा लें, वरना चैम्बर से पूछा उनके पास कोई गोली होगी। लेकिन आप देखो उसे किस चीज पे टैक्स नहीं दे रहे हैं। अभी बिजली के बिल हैं, लोग अपने बिजली के बिल भरने को परेशान है। कितने बुरे हालात है बिजली के बिल। आप टैक्स दे रहे हैं? सर मैं डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, नहीं दे रहे? सर बहुत ज्यादा दे रहे। फिर आप घबराहट के शिकार हैं? नहीं, फिर हम कहते हैं जो दे रहे हैं ना, हाँ जायज हमसे ले लें और ज्यादा ले लें, जायज मुल्क के लिए जायज, ले बस। लें, बस जायज ले लें। हफीज भाई से ये सवाल कर लेंगे, कोई चीज को टैक्स में ये रिश्वत तो नहीं देते ना, ये सवाल करें। बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। देखिए अगर मैं टैक्स के अंदर बेईमानी करूंगा तो मैं रिश्वत दूंगा 100%। तो एक फार्मूला है सर इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स का फार्मूला मुझे नहीं, मैं आपको बताऊं सर कि हमारे इनकम टैक्स के सारे ऑफिसर्स, हाई ऑफिसर्स आते हैं चैम्बर। हमने इनसे पूछा ना सेंट्रल आइडिया क्या है भाई, इसकी मरकजी ख्याल बताइए इनकम टैक्स का। तो उसका ये होता है कि जो मैंने पूरे साल इनकम कमाई, मैं उस पर ईमानदारी से टैक्स दे दूं। अगर मैंने 1 करोड़ कमाया कि 10 करोड़ कमाया, उस पर जो टैक्स बनता है 35% रेशो से 30% से हम देते हैं। ये क्या घबरा रहे हैं, इनकी वजह बता दूं। ये बेसिकली घबरा क्यों रहे, मैं समझ रहा हूँ इनकी घबराहट यही है कि हुकूमत अभी दाना फेंक रही है। वो ये कहते हैं कि दाना फेंक रही है, वो दाने में जैसे ही चुगेंगे तो ऊपर से इनका पिंजरा आ जाएगा। हाँ, वो दरअसल उनकी घबराहट ही है। बिलाल भाई एक बात इनकी जेन्युइन है। देखिए कॉम्प्लिकेशन जो है ना एक फार्म में नहीं होनी चाहिए। एक आपको बताऊं, मेरी बात समझिएगा सर, कि टैक्स जेन्युइन दे 1200 रुपये कुछ भी नहीं है। वो तो 1200 नहीं 2400 भी दे देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सब दे देंगे जो दे सकते हैं। जब ये नेटवर्क में आ जाएंगे ना तो उनको प्रॉब्लम ये लॉयर हायर करना है इनकम टैक्स का। उसकी फीस आपको 5000 रुपये थोड़ी है, 25,000 तो फीस दे जाएगा तो गवर्नमेंट के करके आ जाएगा, क्योंकि यही डर है कि नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं देखिए तो यही होगा। अभी था आलम साहब से ये कह रहा हूँ, आपकी एसोसिएशन माशाल्लाह आजकल तो पाकिस्तान का हर गली के अंदर एक एसोसिएशन है माशाल्लाह। तो मतलब ये कि उन तमाम के तमाम कुछ ना कुछ तो हिकमत अली बनाई होगी ना, कुछ तो अपने मुतालबात रखे होंगे ना कि भाई ठीक है हम रजिस्टर्ड होंगे तो हमारे पास बेनिफिट क्या होगी, हमारी सिक्योरिटी क्या होगी, ये तो पूछा होगा ना आपने। तो आपको बताइए कि अभी हम कराची शहर में रहते हैं ना, कोई हुसैन वगैरह में, कोई गाँव गोड में तो रहते नहीं। अब आप बताइए यहाँ पर हो क्या रहा है। हर चीज में आप जाके देख लें, बिल्डिंगें बन रही है 22 मंजिला, कोई पूछने वाला है? कोई भी नहीं। जो पैसा खिला रहा है तो वो चल रहा है। सच बोलने की तो मैंने बोला सजा दी जाती है ना। जो पैसा खिला रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर 15 लाशें गिरती थी सर, 12 लाशें गिरती थी, वो बंद कैसे हो गई? कि ऊपर से तो कोई नहीं आया था, यही पुलिस थी, यही रेंजर थी। इसका मतलब है आज जो ये 20 बंदे मरे टारगेट इसके साथ जो मोबाइल छीनते हुए, वो क्यों मर रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे को इनके इख्तियार कम कर दिए ना, रेंजर्स के या पुलिस के। पहले क्यों नहीं हो रहे थे? 12 का फिगर आ रहा है, 15 का आ रहा है, 20 बंदे मर रहे हैं। अब क्यों नहीं मर रहे बंदे? वही कराची शहर है। इसका मतलब ये कि जब ये लोग जो चाहते हैं वो करवाते हैं। इनको चाहिए जो भी सरबस्ती करते हैं, जो भी रोकते हैं, रेंजर्स को आज छोड़ दे। अमन का मसला तो खराब हो रहा है, प्री प्लान है। मैं कहता हूँ ये प्री प्लान है। आप देखें ना, मुझे बताइए वो 15 लाशें कैसे कर रही है? आप पुराने हैं, हम भी पुराने हैं, वो लाशें कैसे रुक गई? बताइए आप रेंजर्स को फुल इख्तियार देने चाहिए, पुलिस को फुल इख्तियार देने चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको रोक रहा है ना। मैं अभी बात करूं, रोक रहा है पता नहीं। मैं एक सब पैसे कमाने में लगे हैं, बस बिल्डिंगें बना रहे। छोटी सी बात, मैं अभी छोटी सी बात करूंगा, आवाम की तरफ से भी क्या जरूरी है वो बात करूंगा। मैं पहले फैसल साहब की तरफ चलूं। फैसल अमीर साहब, बात यह है कि आपकी तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा नफ्स जो है अवाम पे है, और अवाम से आप बहुत करीबी रहते हैं, और अवाम की मसाइल मशाइल मुश्किलात को भी आप जानते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं ये सवाल का जवाब आपसे एक वक्फे के बाद दूँ। मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ये सवाल मैं कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे इतना बता दीजिएगा, अभी आलम साहब ने एक बात की कि अवाम ताजिर, आप भी ताजिर हैं, फंस जाएंगे। ये फंसने वाली कहानी वो मैं भी समझता हूँ, अवाम भी हमारी देखने वाली समझ, लेकिन थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा कि इज इट राइट और रॉन्ग। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा इसके ऊपर। हाँ, थोड़ा सा आप देखिएगा। लेकिन हम आते हैं, जरा एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा। एक ब्रेक के बाद हम जरा फैसल हमीद साहब से जो है इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और उनका जवाब हासिल करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम तहक़ीक़ में हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फ़े में जाने से कबल, वक्फ़े में जाने के बाद हमारे हफीज़ अजीज़ साहब ने और इसम आलम साहब ने जो गुफ्तगू की, उसी के साथ हम फिर आगे बढ़ते हैं। फैसल हमीद साहब को एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था कि आपका जो नफ्स पे हाथ रहता है अवाम के, लोगों की आप मदद भी करते हैं, NGOs भी चलाते हैं, आपको ज़्यादा हकीकत पता है कि अवाम इस वक्त सूरत-ए-हाल क्या है। आलम साहब जो कह रहे हैं कि बंदे फंस जाएंगे, मतलब एक दफ़ा को करके रजिस्ट्रेशन करा के, तो कहीं ना कहीं तो टेस्ट देना है ना, कहीं ना कहीं तो आपको टिकना चाहिए। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले बात यह है कि हकीकत की बात करूंगा ना जी, दर हकीकत
तो मायूसी की तरफ लोग चले जाते हैं, और जब पुरुमीद बात करता हूं तो लोग कहते हैं यार तुम ख्वाब दिखाते हो। 70 साल 77 साल एक तरफ। जी जी। मैं पहले शुरू करता हूं इस चीज के ऊपर कि ये जब ताजिर दोस्त स्कीम बनाई गई तो जिनके लिए बनाई गई उनमें से कहीं किसी को साथ लिया इन्होंने? चैम्बर में एसएमई इतना बड़ा अपने क्या नाम है वो मौजूद है, ये इन्होंने कहीं इनके साथ मीटिंग करी, कोई चीजें करी? इन्होंने पहले अपने तौर पे बना दी, सब चीजें कर दी, लागू कर दी, और डेट भी दे दी कि इस डेट तक का होगा, इस डेट तक का करना, ठीक है, चले मान लिया। अब उसके बाद ये जाते हैं, वो जाके बात करते हैं, बहुत सारी चीज इसके ऊपर है। 1200 रुपए सर वो देगा फिक्स टैक्स, जो बेचारा कुछ भी नहीं कमाता हो, कुछ भी नहीं खाता हो, वो खोल के बैठा हुआ दुकान जिसका कोई टर्नआउट ही नहीं है, कम से कम 1200 रुपए आपको देने, ठीक है। अब आप आ जाए उससे ऊपर तो वो फिर सारे अपने स्टेप्स हैं कि जो जितना कमाएगा उतना उतना टैक्स देगा, ये सारी सब चीजें करेगा। फिर बात ये है कि टैक्स तो देते चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। कराची का तो आपको पता है, सब कहते हैं लालू खेत देता है, आए चुनरीगर अपने ये वाले आरटीओ देता है, सब कुछ देता है। फैसिलिटीज क्या मिलती हैं सर? महंगी बिजली, गैस नहीं, पानी नहीं, बाहर निकलो गोलियां पड़ती हैं, अपने गटर, सारी सब चीजें। बात यह है कि आप एक चीज हमसे हर दफा किसी न किसी नए अपने क्या नाम है रैपिंग के साथ जो है कोई ना कोई आप चूरन मंजन आप दे देते हो, ठीक है हल ना? क्या है? हल बताएं। हल सर मैं हल बता रहा हूँ, हल की तरफ ही इसलिए आ कि रहा हूँ। हम हल सारी रात बात नहीं यह बैठेंगे। है कि टैक्स देते चले आए हैं, दे रहे हैं और आगे भी देंगे। अभी जो फिक्स टैक्स आ रहा है, ताजिर ये दोस्त टैक्स जो आ रहा है, इस टैक्स का निफाज क्या ज्यादती है या नहीं ज्यादती है। ताजिरों को इस पे बिल्कुल भी नहीं तैनात ज्यादती। करना चाहिए? फैसिलिटीज क्या है आप मुझे बताएं ना, फैसिलिटीज क्या है? तो आप हुकूमत से बात करें ना इस पे, अगर आपको यार, फैसिलिटीज नहीं मिली। तो- अब देखें, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं ना, सारे मैन्युफैक्चरर्स की तकरीबन तादाद ज्यादा बैठी हुई है। जब उन्हें सहूलियात नहीं मिल रही हैं, वो बेचारे तो जो फिर है इसका मतलब क्या हुआ? फिर तो एहतजाज होगा ना सर, फिर तो नहीं मानेंगे ना। जब मैं आपको यही तो अच्छा कह रहा चले, हूं। आप 1200 टैक्स चैम्बर को ना खातिर में लाते हो, सहूलियत क्या SME को खातिर में चाहिए? नहीं सहूलियत लाते क्या हो। चाहिए? सर सहूलियत ऊपर से लेके नीचे तक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा लॉ एंड ऑर्डर, सारी पूरी आपके जो है वो माशी हालात, आप हर वक्त सियासी बुरान में ही लगे रहते हो। चले एक मिनट, आप ये बताइए कि बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका उसको- है, सर वो भी मैं- देते हैं। वो सुन ले मेरी बात ना, सुन ले आपको स्मरात की बात, कि ये तीनों ममालिक भी जो है पाकिस्तान से इनके हालात तकरीबन 19-20 के हैं, 19-20 ही हैं तकरीबन। लोगों के तर्ज जिंदगी भी यही 19-20 है। वो भी टैक्स देते हैं, वो भी टैक्स देते हैं। क्या उनके यहाँ मुकम्मल सुकून है? उनके यहाँ वारदातें नहीं होती? उनके यहाँ चोरियां नहीं होती? क्या उनके ताजिर जो है वो एयरपोर्ट पे जाता है तो क्या वीवीआईपी सहूलियात मिलती है? सर सब चीजें होती हैं, दे लेकिन रहे हैं ना वो कोई तौर टैक्स। तरीका होता है। देखिए मैं आपको पड़ोसी मुल्क का तो ठेले वाला भी टैक्स दे रहा है यार। सर श्रीलंका जो थी वो बैंकक्रप्ट हुआ अपने, और उसके बाद फिर? अवाम निकली बाहर, सब चीजें हुई, लेकिन बात है आप इंडिया की बात कर होता लेना, है ना। आप इंडिया की बात कर लेना, बांग्लादेश की बात कर लेना। क्या वहां पर क्या ताजिरों को टैक्स नहीं देते? क्या उन्हें सहूलियत इतनी मिली हुई है कि वो एक ही जगह मतलब है कि अगर ये चीजें अगर होती ना, हाँ। तो आज अपने अदालत के हुक्म के ऊपर जो इन्होंने कितने हजार खानदान को बेरोजगार कर दिया, पहले पथारों पे लेकर आ गए इनको। आप अगर तरीके से अगर दे रहे होते ना, कोई आपकी सस्टेनेबल पॉलिसी होती, मैं चीखता रहता हूं। आज आप बताएं कि अपने क्या नाम है गंदुम का रेट आपने क्या सेट किया? 2600 रुपए आपको जो है वो अपने क्या नाम है इंटरनेशनल रेट है, 3300 जो है वो आप उसका अपने क्या नाम है वो कर रहे हो। आज क्या हुआ? 150 रुपए वही मिल रही है। गंदुम सड़ रही है, खराब हो रही है, अभी नई क्रॉप आएगी, पुरानी क्रॉप का बेड़ा गर्क हो जाएगा। चले जी, वो अभी बारिशें होंगी, बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये आपकी मसले कोई का- पॉलिसी नहीं है, कहीं कोई चीजें नहीं है, बट टैक्स ठोक दो, टैक्स ठोक दो। नहीं देना चाहिए। देना चाहिए, लेकिन मिलेगा क्या? मिलेगा क्या मुझे आप ये बताएं ना, मिलेगा क्या? चले यार, देते चले अब आ मैं रहे हैं। क्या बोलूं यार। यार, अच्छा नए-नए अच्छा अच्छा कानून आप मुझे बताएं कि चलिए जी हुकूमत का टैक्स 1200 दे देते हैं, आपको उसके बदले में क्या चाहिए? सर मैं कह तो रहा हूं, मुझे सुकून चाहिए, मुझे आराम चाहिए, मैं आराम से अपना काम कर सकूं, मुझे गोलियां नहीं पड़े, मुझे पानी मिले पीने को। यहाँ आप एक बात बताएं ना, यहाँ मैं खरीद के पानी पीता हूं, मैं उसके ऊपर भी टैक्स देता हूं। वो पानी कहां जा रहा है? वो कच्ची आबादियों में जा रहा है, वो टैंकरों में जा रहा है। टैंकर में पानी कहां से आता है? कहां से आता है? हमारा पानी है ना, तो जमीन फिर से हम आता है, खरीद के पानी पी रहे हैं लाइनों और से फिर उसके आता बाद टैक्स दे रहे हैं। फिर आप जो है वो दोस्त स्कीम लगा रहे हो। अरे भाई, ताजिर दोस्त स्कीम जो है वो लगाओ आप, फैसिलिटीज की आप दो। सर खुदा की कसम ये देंगे,
नहीं दे रहे, चैम्बर नहीं दे रहा, फेडरेशन नहीं दे रहा, ये सारे सब लोग नहीं दे रहे। ये आप बताएं ना, आप जो कहते हुए कराची 77% अपने देता है, ये अपने इधर देता है उधर देता है, ये क्या चीज है? आपने फिर जो है अभी इंशाल्लाह ताला अभी रेट कम होंगे पेट्रोल के, अभी बैरल नीचे आ गया है, इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा 20-25 रुपए अभी कम होंगे। अच्छा, हाँ हाँ देखिएगा आप, अगर हो जाए तो। आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि अभी गुज़श्ता रोज कराची प्रेस गैस क्लब है में नहीं, उसके बिल आप बढ़ाए चले जा रहे हो, बिजली गैस, आपको मिल नहीं रही है। अभी गर्मियां पेट्रोलियम आ रही है ना, अभी आप देखिएगा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना है कि ओगरा जो है वो डी रेगुलाइज कर रही है रेट्स को, डी रेगुलाइज कर रही है कि ऑल मार्केटिंग कंपनीज पेट्रोल जो इंपोर्ट करती हैं वो अपने रेट का तायुन खुद करेंगी, जिस तरह के गैस में हो रहा है, सीएनजी में हो रहा है। पहले ही हर पेट्रोल पंप ज्यादा ले रहा है, समझ रहे मेरी बात? 293 की जगह 294 ले रहा है, पहले ही हर पेट्रोल पंप में 1 रुपया ज्यादा ले रहा है। आप बताएं, पहले 54-58 बचती थी, 20-25-30 पैसे बचते तो वो वापस नहीं मिलते थे, अब उन्होंने बोला पूरा 1 रुपया ऊपर लेंगे। यहाँ कोई बोलने कहने वाला नहीं है। जी आलम भाई, आप क्या कहेंगे? एक करोड़ मरतबा देंगे। हाँ। मैं तो यही कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा दिलजले लग रहे हैं मुझे। मैं तो ये कहूँगा कि एक जो है ना, हम मुसलमान मुल्क में बैठे हुए हैं, मुसलमान हैं, ठीक है जी, एक हलफ जो है ना आप ताजिर को दे दो, फिर 1200 नहीं 12,000 लो, और एक हलफ दे दो FBR के अफसरान को। आप लोगों को सबसे ज्यादा शिकायत FBR से ही है। मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों को दे दो हलफ, रिश्वत देने वाला भी और लेने वाला दोनों जहन्नम में है। बिल्कुल। आज हम किस जगह खड़े हुए हैं? ये सारा नफ्स-नफ्सी के जो आलम है, जबरदस्ती लेने वाले के साथ नहीं है सर, जबरदस्ती लेने वाले के साथ नहीं है। आपको काम नहीं करने देते, आपका काम बंद करके चले जाते हैं, आपका सील करके चले जाते हैं, जबरदस्ती रिश्वत। अब आप क्या करेंगे? बीवी बच्चों को मार दें और जो साथ में जो अपने अलाइड हैं, जी जी आलम भाई बताएं जरा, आलम भाई को भी उनके भी ख्याल सुनो। बेरोजगारी होगी, जी आलम भाई, क्राइम होंगे। जी आलम साहब, मैंने तो आसान सा टोटका बता दिया कि हलफ ले लें, कर लें, 1200 नहीं लें, 1000 ले लें, 1200 नहीं लें, 12,000 लें, चले कैटेगरी के हिसाब से 1,20,000 रुपए लें, ये बात। लेकिन क्या है, दोनों तरफ से अब उसको पता है कि मेरा काम छुट्टे में हो जाता है, तो मुझे जरूरत क्या है? कहाँ पे रिश्वत नहीं है? कुछ किस जगह पे रिश्वत नहीं है? कुछ लोग पूरा कराची खा गए, पूरी दुनिया में। हाँ, कुछ लो कुछ दो। असल बात ये कि ये चाहते ही नहीं है कि निजाम सही हो, क्योंकि उनको घूमना है पराडों में। वाले नहीं है, लो वाले। हाफिज साहब, ये जो बातें हो रही है, आप तो माशाल्लाह कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मतलब कि एक आप भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप भी इंडस्ट्री से आपका भी कारोबार है, आप भी टैक्स देते हैं। SMEs की जो ये मुतालबात हैं, SMEs की जो ये तफक्कुरात हैं, इससे आप मुताबिक हैं? नहीं, देखें, मैं तो एक चीज समझता हूं कि अगर 1200 रुपये हो या 12,000 हो या 6,000 हो, मैं कहता हूं अगर उसको इनकम होती है तो उसको टैक्स देना चाहिए। नहीं, वो देना चाहते हैं, वो कहते हैं कि जनाब अली के ये गारंटी दे दें कि FBR उनको तंग नहीं करेंगे। सर, मैं फैसल भाई की और बात सुन के बात कर रहा हूँ कि जी क्या आपको मराद मिलेंगी? हाँ, आपने उसका जवाब भी दिया था कि हम करोड़ों में देते हैं, हमें मराद नहीं मिलती। पेट्रोल पे टैक्स देते हैं, पानी पे टैक्स देते हैं, तो हम भी देते हैं, हम आप भी देते हैं, हम भी टापुओं देते से आप भी लूटते हैं, हम भी लूटते हैं। हाँ, अब और टैक्स भी देते हैं। वही मैं कह रहा हूँ बात ये सर कि देखें, लास्ट जो मीटिंग हुई है ना, ये जो आपने बात की, हमारे फैसल भाई ने भी की कि टैंकर से पानी जो जाता है जी, आप यकीन करेंगे, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ चैनल पे बैठ के, ताकि मैं किसी की सिफारिश नहीं कर रहा। PM ने खुद कहा, गवर्नर साहब से पूछा, ये कराची में क्या चल रहा है जो पानी आता नहीं है? हमने K4 के लिए बात की जुबैर मोतीवाला साहब ने, तो बोले यार बड़ी अजीब बात है, शर्मिंदगी हो रही। PM साहब ने कहा कि कराची के अंदर वो टैंकर चल रहे हैं, टैंकर से पानी आ रहा है, तो उसको फौरन बंद करें। T4 चल रहा है, K4 नहीं चल रहा। K4 की बात हो रही है, जो हम पेंडिंग में मैटर उसकी बात कर रहे हैं कि जी वो कब तक आप बना लेंगे, ताकि कुछ हमारे इंडस्ट्री को भी फायदा हो जाए, रेजिडेंस को भी हो जाए। तो उन्होंने 1 से 1.5 साल का टाइम CM साहब से 12-15 साल से तो पेंडिंग जी पेंडिंग है। इसी का हमने उसमें जो प्रेजेंटेशन दी थी सर, इसमें ये बात की, और इन्होंने ये 6-7 इशू है, पानी का, लॉ एंड ऑर्डर का और FBR का, SRO 350 का एक इशू आया है नया। ये उन सब के लिए PM साहब ने छुट्टी वाले दिन यानी 1 मई को बुलाया कि बाद में मुझे जाना है पाकिस्तान से बाहर, तो जी आप 1 तारीख को ही आइए और हम आप मीटिंग मासी में तो
10 दफा जाते रहे आप लोग इस्लामाबाद, वहां पे बातें होती रही, कौन सा पूरा हो गया देखिए जो इस दफा 1 मई को पूरा हो जाएगा? बिलाल साहब आप बात सुनिए, आप इतने साल से दर हकीकत कर रहे हैं। जी और जी, मैं तो सर साफत भी कर रहा हूँ इकोनॉमिक की। नहीं, आप जो है ना लोगों के इशू जेन्युइन उठाते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं। जी बिल्कुल, जिनको आप बुलाते हो सब हमदर्द हैं, कराची के भी और बिल्कुल, मुल्क के भी। और वो लोग हैं जो चाहते हैं कि ये survive मसले कर हल रहे हैं मार्केट के अंदर। हम सब सर्वाइव करते हैं, Survive किसी कर भी हैसियत में देख ले, चाहे लुटने में, किसी भी देखिए ब्लड प्रेशर, शुगर सबको हो चुकी है कराची के अंदर। मगर ये हमारा मुल्क है। पीएम साहब ने फिर कहा, मैं आपसे भी कहता हूँ सर उस मीटिंग में, कि सर बड़ा सख्त वक्त है और आपको थोड़ा सा हमारे साथ कंप्रोमाइज करना होगा। अच्छा, जब पहले इमरान खान साहब आए थे तो उन्होंने ये कहा कि टैक्स बढ़ाएंगे, हम देंगे, हमने कहा हम टैक्स देंगे। आप आए थे हर जगह और सबको पता है ये चीज़, पीछे कभी नहीं आता, ना छोटे ताजर, ना बड़े ताजर, ना मीडियम ताजर, सब कहते हैं। और बात जायज़ है कि कुछ तो कराची में अमन व अमान हो, ताकि बच्चे जो है वो उनकी माएँ, उनके बाप। अच्छा, सर आज का ज़माना एक चीज़ और भी है, एसएमईज पे भी एक और चीज़ है जो कि अमूमन एसएमईज ने ही मुझसे शिकायत भी की, उनके बाद भी होती है। ये पीओएस का निज़ाम आया, पॉइंट ऑफ सेल का। अब पॉइंट ऑफ सेल का जो निज़ाम आया, उस निज़ाम में ये है कि कुछ दुकानें पर तो उन्होंने लगा दी और तकरीबन दुकानें जो छोड़ दी उन्होंने। अब वो जिस बेचारे की दुकान में पीओएस लग गया, वो उसका तो माल ही महंगा हो गया। देखिए, तो कराची चैम्बर को एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि कराची चैम्बर को थोड़ा सा इनिशिएटिव लेनी चाहिए ना, कि मिसाल के तौर पर आलम साहब की दुकान में पीओएस लग गया, फैसल साहब की दुकान में नहीं लगा, ठीक है। अच्छा, आलम साहब जो है उस पर 18% जो उनका माल की कीमत बढ़ गई, उनकी माल 18% सस्ता हो गया, तो उनकी दुकान पर कौन आएगा? नहीं आएगा ना। तो देखिए मेरे हम क्या नहीं चैम्बर को थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए। बताइए, थोड़ा सा मुझे इसकी थोड़ी सी तशरीह भी कर दीजिए। क्या जो आलम साहब के ऊपर लगा है और जो नहीं लगा है फैसल भाई के पास, तो क्या हम फैसल भाई पे भी लगवाएं या आलम से हटवाएं? मेरा कहने का मकसद है कि या तो हटवा दे या सब पे लगवाएं। सब पे लगवाएं। अब मतलब ये सब पे लगवाएं। अगर फैसल भाई की शॉप पे नहीं लगा, सुनिए मेरी बात थोड़ा समझेगा, मैं क्लियरिफाई कर रहा हूँ, तो वो तो हमें नहीं कंप्लेन करेंगे ना, वो तो सही है। आलम भाई क्या करेंगे? कंप्लेन करेंगे कि यार ये हमारे साथ ज्यादती हुई है, हफीज साहब आपके यहाँ भी नहीं लगा, उनके यहाँ नहीं लगा, अब ये हमारे इधर लगा। तो हम जब जाएंगे ना बात करने के, यार ये जेन्युइन बात कर रहे हैं, तो कंप्लेन आएगी तो चैम्बर हर किसी को जवाब देता है। ये आपकी नॉलेज में, आलम भाई की भी नॉलेज में, फैसल भाई की भी नॉलेज में, हम किसी काम को ये पिछले, आप यकीन करें कि कोविड के अंदर क्या हम लोग नहीं लड़े हैं सारी शॉप्स के लिए? ये ईमानदारी की बात है, कोई मैं बड़ी, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम काम करें। लेकिन एक चीज और भी, शायद आप वो गुफ्तगू, आप लोग वो बात नहीं छेड़ रहे एबीआर के हवाले से, जो मैं आपसे कह दूं, और मैं तो कोशिश ये कर रहा था कि चैम्बर में भी अगर किसी दिन प्रेसिडेंट आए या कब बात हो, मैं जाऊं तो बात करूं। ये एपीआर का क्या उसूल है कि आप किसी की भी आउटलेट को 3 दिन के लिए आप सील कर देते हैं, 4 दिन के लिए सील कर देते हैं, रीजन होगा तो करेंगे, रीजन कर दिया ना आपने। मिसाल के तौर पर अभी हाल ही में रमजानों में एक मिठाई की दुकान थी, अभी मिठाई की दुकान थी, उस बेचारे ने क्या किया कि समोसे पे जो है ना उसने रसीद नहीं दी। समोसे बेचा उसने, एक रसीद नहीं, शाम का टाइम होता है ना, अफ्तार का टाइम तो रश होता है, उसने समोसे बेचा, रसीद नहीं दी। पता चला जनाब कि एफबीआर का कोई जासूस खड़ा था, उसने देख लिया, उसने दुकान आके दूसरे दिन सील कर दी। 4 दिन तक दुकान सील रही, 4 दिन तक दुकान सील रही। अब आप मुझे बताओ, जब 4 दिन तक दुकान सील रहेगी, रेवेन्यू कहाँ गया? रेवेन्यू तो नुकसान तो एफबीआर का हो रहा है ना। तो मेरा कहना यह है कि मुझे इस चीज पे ये है कि चैम्बर को इस बात पे शोर करना चाहिए कि ठीक है उसने गलत काम किया ना, आप उस पर जुर्माने आयद कर दो भाई, टिकटिंग हो जाए, आप जुर्माने आयद करो। अब आप 4 दिन 3 दिन 5 दिन उसकी दुकान को जो सील कर देते हो, तो इसमें एफबीआर का भी नुकसान, हुकूमत का भी नुकसान और उस दुकानदार का भी नुकसान। तो ये तरीका समझ में नहीं आया। लेकिन बहरहाल मैं वक्फे में जाऊंगा, इसके बाद आऊंगा तो बताओ। लेकिन मुझे उस दुकानदार साहब ने कहा कि भाई पहले मैं 1 लाख देता था, अब रेट थोड़ा बढ़ा दिया मैंने, तो हाँ रेट बढ़ा दिया, सील खुल गया। तो कहना यह है कि ये बातें तो मुझे पता है ना, ये तो आपको भी पता है, उनको भी पता है, उनको भी पता है। तो ये जेन्युइन है कि एबीआर को इस बात का कायल करना चाहिए कि आप सील ना करें। आप एक समोसा उसने बिना रसीद के बेच दिया तो आप दुकान सील कर रहे हैं यार। आप ये कहाँ का इंसाफ है? ये सामने सर पे ईद थी ना, सब पे ईद थी। ये ईद से 2 हफ्ता पहले की बात है। तो ये बहुत सारी चीजें, बहर मैं थोड़ा सा एक वफ़ा लूंगा, वफ़े के बाद जब हाजिर होंगे यकीनी तौर पे हमारा फाइनल सेशन होगा, उसमें हम अपने उन ताजिर हजरात से, मेहमानों से वो बातें करवाने की कोशिश करूंगा। शायद ये झिझक के बहुत सारी बातें कह नहीं रहे, मैं कोशिश करूंगा कि निकालूं उनसे। साथ रहिएगा, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम तहकीक़ात में दोबारा हाजिर है। बात यह है कि नाज़रीन कि हम एक महदूद वक्त होता है, इस महदूद वक्त में हम चाहते हैं कि जो हमारे ताजिर यहाँ दोस्त बैठे हैं वो
अपनी वो बातें जो कि यकीनी तौर पे प्रेस रिलीजेस में भी हमें भेजते हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार करते हैं, ऑन रिकॉर्ड भी और ऑफ द रिकॉर्ड भी बात यही है कि आलम साहब अभी जो आपकी दुकानों पे छापे, अक्सर जो आपकी तरफ जो वो इम्पोर्टर जितने भी होते हैं उनके ताले तोड़ दिए जाते हैं, कस्टम उनको मतलब कि छापे मारती है। आप देखिए, वो अलग बात है कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो अलग कहानी है। क्या ताजिर 2 नंबर काम नहीं करते, या जितनों के गोदाम टूटते हैं, ताले टूटते हैं, या जिन पे कार्रवाई होती है कस्टम की या आपके BR की, FIA की, क्या वो तमाम के तमाम ताजिर जो हैं वो ईमानदार होते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा बात किया आपने। आप मुझे ये बताएं कि गुटखा हो, छालिया हो या जितनी भी सिगरेट वगैरह आ रही हो, ये कहाँ से आ रही है? ट्रक ऊपर से उतर रही है? नहीं। कहाँ से आ रही है? वहां जहां से आ रही है इनको सब पता है ना, तो वहां रोकते हैं। ये रात के अंधेरों में किसी भी मार्केट में आए, कराची के बेशक ताई रोड पे आए, कहीं भी आए, तो जब ये माल आ रहा है किसकी मर्जी से आ रहा है? पहला पॉइंट, कोई 1000 रास्ते नहीं है कराची आने के, कोई 1000 रास्ते नहीं है। इसका मतलब है कि सबकी मिली भगत है। अगर एक को पैसे मिल गए तो माल आ गया, दूसरे को नहीं मिले वो दुकान पहुंच गया। ठीक है, ठीक। एंड यूजर जो है वो ताजिर है, एंड यूजर, यानी कि अगर वो वहां से माल आया, आपके पास आया, आप एंड यूजर हो गए कि आप आगे बेच दोगे। लेकिन बात वही होती है कि हम दिन और रात अल्लाह और रसूल की बातें करते हैं, बेशक, राइट। पूरे रमज़ान में जो है खाना तकसीम करते हैं, जनाब अली राशन तकसीम कर रहे हैं, जनाब अली दस्तरखान लगा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो बात ये होती है कि क्या अगर कोई मुझे किसी नाजायज़ चीज़ की पेशकश कर रहा है तो मेरा भी ज़मीर नहीं है कि मैं वो चीज़ ना लूँ? बात ये है कि जी उसके अंदर अब नफे इतने ज्यादा है ना, तो ये सब सेटिंगों में ना, ये सेटिंगें बंद हो जाए। माल ऑफिशियल तौर के ऊपर जब आएगा तो ये छापे क्यों पड़ेंगे? हर चीज जो आप इस बात पर मुत्तफिक हैं क्या कि कसूर दोनों तरफ का है? जाहिर सी बात है, दोनों तरफ से जो लेके आ रहा है, मैं तो नहीं काम कर रहा ना, मुझे भी सारे काम करने आते हैं। पूरे पाकिस्तान का ये मेन हब है, बोल्डर मार्केट का एरिया, ठीक है ना। बात सबसे ज्यादा खबरें उधर से आती हैं। मुझे भी सारे काम करने आते हैं, बिल्कुल। धागा भी मंगवा लूं मैं, ये छालिया भी मंगवा लूं, क्यों नहीं करता मैं? वजह मुझे नहीं पता कि एक कंटेनर पे 80 लाख रुपए बचते हैं, बिल्कुल मुझे नहीं पता कि एक कंटेनर पे धागे पे 1.5 करोड़ रुपए बचता है, मैं क्यों नहीं करता? बात यह कि अपने अपने हिसाब की बात है, जाना 6 फीट कब्र के अंदर है, और हम अपने बच्चों को वो चीजें पहना के जाए, वो दे के जाए। क्या दे के जाए कि अरबोपति तो बन गए, लेकिन पैसा तो हलाल का नहीं कमाया ना। अच्छा, अब आप मुझे चल मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मुझे एक सवाल बता दीजिए कि ये जो दुकानों पर ताले तोड़ते हैं या गोदामों पर जाते हैं, क्या आपकी एसोसिएशंस है ना, मुख्तलिफ एसोसिएशंस है, ये एसोसिएशंस क्या ताजिरों से जो कि जिन पे छापे पड़ते हैं या जो होते हैं, कुछ जायज़ भी होगा कुछ नाजायज़ भी होगा, आपकी अपनी एसोसिएशन जो है इस बात की यकीनी बनाती है कि कारोबार में जो है ईमानदारी हो और कारोबार जो है कोई गलत काम करना हो? क्या आप लोग इसके हवाले से कोई आपका निज़ाम है ऐसा आपके एसोसिएशन में कि आप उन दुकानदारों के खिलाफ खुद भी कार्रवाई करो? इसका जवाब ये कि हजारों दुकानें हैं ना, कोई कहीं से माल लेके आ रहा है, कोई कहीं से लेके आ रहा है, तो हमारी सबसे बड़ी बात क्या है कि हम उनके पीछे नहीं खड़े हुए। प्रेसेज तो आप लोगों की आती है कि जनाब उसके साथ ज्यादती हो गई, छापा पड़ गया और यूं हो गया वो हो गया। मैंने आपको ये अर्ज किया ना कि इसकी वजह बता रहा हूँ कि अगर वो माल आ रहा है ना यहाँ पर ना, जो लेके आ रहा है, अगर वो वाकई असल में इसके साथ रगड़ा भी तो फिर रहा है ना, जो पक्का इंपोर्टर की आइटम में आ रही हैं वो भी साथ जा रही हैं। आपके पास एक लाइसेंसी असला है, पुलिस वाले ने आपको डाके में रोक लिया, आप तो बोलोगे मेरे पास लाइसेंस है। अगर वो लाइसेंस ही फाड़ के फेंक दे आपके सामने और बोले पिस्टल आपका हो गया 2 नंबर मिटाते तो आप क्या कर लेंगे? तो बात ये कि जब ये माल उठता है, मेरा अपना माल जाती उठाया गया, लोकल माल, कहां से? कुरंगी से। आज 2.5 साल हो गए मुझे माल नहीं दिया गया। क्या लोकल माल, लोकल कपड़ा जो वहां पे डाइंग के लिए गया हुआ था, उसको इम्पोर्टेंट बना दिया उन्होंने क्या किया जी कि 3 कंटेनर भरे और वो लेकर आगे। मैंने तो माल डाइंग के लिए दिया था, मैंने तमाम प्रूफ दे दिए। उन्होंने कहा नहीं जी, इस मिल के अंदर और माल जो था वो सारा बाहर का भी आ रहा था। मैंने प्रूफ दिए, मैं लूमों में लेके गया। यहाँ इंसाफ है ही नहीं, मैं अपना माल नहीं निकाल सका। खैर बहरहाल, मैं ऑन कैमरा सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये बातें इसलिए हो रही हैं कि ये आप भी अगर हुकूमत इत्तेहाद भी देख रहे हैं, सारे देख रहे हैं, तो यकीनी तौर पे जो ताजिर जो मुखालिफ है ना बहुत सारी चीज़ों का, उसकी वजूहात भी यही हैं, उसकी वजूहात भी यही हैं। जी फैसल भाई, आप क्या कहेंगे? तो मेरा हाफिज साहब से ज़रा। सर मैं ये कहूँगा कि हमारी यानी कि हाफिज भाई जो है, लेकिन मैंने हसल कौम हम बेईमान हो गए। लॉ एंड ऑर्डर की कमेटी का मैं भी मेंबर हूँ, और आप पूछें अपने क्या नाम है इनसे कि कितने हमारे ताजिर वो भत्ते की पर्चियाँ मिल रही थी, अगवा हो रहे थे, सब चीज़ें हो रही थी, वो था। फिर अभी स्ट्रीट क्राइम का जिन बिल्कुल बाहर है, ऊपर से आपने एक इतना जबरदस्त काम किया, आप यकीन करें कि अब भी कराची वाले अगर बाहर नहीं निकले और एहतजाज नहीं किया ना, तो अब आप ये समझ लो कि ये आप
बहुत ही ऐसी जगह पे चले जाओगे कि फिर आपकी वापसी नहीं हो सकती। शिकारपुर पुलिस के जो है वो अपने अफसर यहाँ पे आपने ट्रांसफर कर दिए, जो कच्चे के अपने ट्रेन जो अपने लोग थे आपके पक्के के साथ मिला के आपने यहाँ पे भेज दिए, कर दिए। सर गलत हम भी हैं, हम ही हैं, हम ही बेईमान हैं, हम ही चोर हैं, हम सब कुछ है। खुदा के वास्ते गोलियां मत मारो यार। आप देखो सर बाहर निकलते हैं, ईदी के लिए बेचारा वो गया था, वो मेरे एक दोस्त की कंपनी में काम करता है, इनका ज्यादा शरीफ तरीन शख्स। सर आप मार देते हो यार। और फिर आप पूछे अपने हफीज भाई से, ये जितने क्रिमिनल पकड़े जाते हैं कि जो 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद, बहुत मैंने बता दिया, ये तो हफ्ते के बाद छूट जाते हैं, वो है कौन? वो क्या बेरोजगारी में अपने क्या नाम है वो कर रहे हैं, अपने क्राइम कर रहे हैं, या वो कोई अपने मुश्किल और परेशानी में था वो क्राइम के लिए निकल रहा है? सर वो 5% होंगे, सारे लोग मजबूर 2% होंगे, 3% होंगे, या 95% सर वो प्रोफेशनल है। वो आते कहां से? उनके पास जो असला है, आप उस असले का पता करें, वो असला कहां का असला है सर, बोल नहीं सकता मैं। ये सब कहां से आ रहे हैं? ये कराची में कई पैराशूट से गिर रहे हैं, किन जगहों से आ रहे हैं सर? ये सारी पूरी जगहें आपको मालूम है, हमारे सारे रास्ते मालूम है, मैं सबके नाम लूं कहां पे क्या क्या चीजें हो रही चल रही है। वहां पे आप कहीं कुछ नहीं कर सकते। लड़का जो है वो अपने क्या नाम है बोल रहा है, भाई मैं लुट रहा हूं, खुदा के वास्ते मुझे बचा लो, वो भाग गया। कौन? फिर पुलिस वाले भाग गए, आगे देखा मोबाइल खड़ी हुई थी। सर बहुत सारी ऐसी चीजें देखे, ज्यादती हो रही है, इस हद पे पहुंचा दिया, इन सारी सब चीजों पे आप पहुंचा रहे हैं। आपको मैं बात बताऊं, रमजान में इतना बुरा हाल हशर था सर, आप यकीन करें हम अपना ऑपरेशन अच्छी तरीके से कर ही नहीं सके। इतनी रिक्वेस्टें थी, हम तो घर जाके पहुंचा रहे नहीं। माशाल्लाह हाफिज साहब ने भी काफी, तो हर साल ही ये भी करते हैं, इनको भी पूछूंगा मैं इनसे भी कितना। बिल्कुल आप पूछें सर, आप नहीं कर सकते, ये हमारा काम नहीं है, ये हुकूमत का काम है। मैं यही कहना चाह रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही बात कही थी कि ताजिर क्या क्या करेगा। ताजिर डाकू से भी नबरत आजमा होगा, ताजिर कस्टम से भी नबरत आजमा होगा, बिहार से भी होगा, पुलिस से भी होगा, और क्या कहते हैं हुकूमती उहदेदारों से भी होगा। तो मतलब ये बात दुरुस्त है, मैं तो खुद इस बात में कह रहा हूं कि ये गलत था, फिगर गलत थी, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा बता देता है, फलाना यूं फलाना ये। फिर न्यूयॉर्क की मिसालें, शिकागो की मिसालें। अबे भाई न्यूयॉर्क शिकागो से कहां मिला रहे हो आप हमें यार? जी हाफिज भाई, टाइम कम है मेरे पास, मुझे आप फाइनल कंक्लूजन बताइए कि क्या हुकूमत ताजिरों की सुन नहीं रही है, या ताजिर जो है अपनी बात मनवा नहीं पा रहे? सर अभी जो बात की उसने, उसमें बहुत हद तक एक्चुअली मैं ये नहीं, सच्चाई देखिए सब सच्ची बातें कर रहे हैं। जो आपने कहा ना, सबसे बड़ी बात सुनिए सर, इस पे दोबारा आपको बताऊंगा। प्रेजेंटेशन में ये जो छापे रात को पड़ रहे कस्टम के, हमने इसको पीएम के सामने, पूरी कैबिनेट के सामने छापे नहीं कहा, हमने कहा डकैती हो रही है। बिल्कुल ये कहा है, बिल्कुल सही। ये डकैती दिन में कर लो ना भाई। आप एक बात थी ना जो उसने कहा कि आप माल आ कहां से रहा है, आलम साहब ने बात की, ये बात बड़ी मतलब कि सर वो बात बिल्कुल जेन्युइन है। मैं एक बात कर रहा हूँ, लेट्स सी कि बेरी शॉप में इनको डाउट है कि मेरे पास स्मगल का माल है, इसीलिए आ रहे ना वो। भाई मेरे इधर जो रात को तोड़ने ताले डकैती कर रहे वो ना करे, और 2 बंदे खड़े कर ले अगर इनको लगता है कि ये सुबह खुल के निकल जाएगा, या उस पर नोटिस लगा ले कि ताला नहीं खुलेगा जब तक हम नहीं आएंगे। सुबह आए, चेक करे, अगर वाकई उसके अंदर स्मगल माल है तो ले जाए। ये रात को डकैती करने की क्या जरूरत है? तो इस पे आवाज क्या उठा रही है सर? ये हम कहते रहे प्रेजेंटेशन में ये बात हुई है, ये पीएम साहब ने कहा है कि इसको एक्शन लेंगे हम, कि ये रात का, जबकि ये हमें पहले चैम्बर में भी आके कहा गया, हमारी कमेटी कस्टम की, ये डिस्कस हुआ है मेंबर्स ऑफ एफबीआर से, कि कस्टम के मेंबर से, कि ये कैसे डकैती कर रहे हैं रात को, आप दिन में आइए। अगर पहला वाकया नहीं है सर, हम कह रहे हैं कि परसों देखे ना, फिर हुआ सर, परसों बोल्टी मार्केट में हुआ है, 3-4 शॉप्स पे हुआ है, तारिक रोड पे हुआ है, हर जगह हो रहा है, हर जगह हो रहा है। हमने इसके लिए ये हाईलाइट किया है, पीएम साहब को किया है, हमारे पास रिकॉर्ड है, अखबार में देख ले कि ये हमने उठाया इनकी चीज को। हुकूमत आपकी बात मान नहीं रही। नहीं, उन्होंने हमें टाइम दिया है, और इंशाल्लाह ताला देखिए। एक दूसरी बात सुनिए कि जो हालात कराची के, हमारे मुल्क के, कि हम परेशान हैं, बच्चों को गोलियां लग रही है, सबको लग रही है, हमारे भाई बहनों को, बच्चों को, सबको लग रही है, और जो हालात जा रहे हैं इसमें एक चीज है सर, अल्लाह हमसे नाराज है। बेशक
अगर हम अपने को बेशक, सही इसमें कर तो ले, कोई शक नहीं, इसमें जब कोई अल्लाह राजी हो जाएगा तो सब काम से इंशाल्लाह। जी आलम भाई, आप क्या कहेंगे? बड़ी अच्छी बात कही है उन्होंने, बिल्कुल। सबसे पहली तो बात ये है कि अल्लाह पाक हमसे राजी हो जाए। दूसरी बात ये है कि ये जो जितने भी अभी कहा हाफिज भाई ने कि हमने प्राइम मिनिस्टर को कहा, फलाने को कहा, बिल्कुल हमारे काबिल एहतराम है। मैं कहता हूँ इन सब को कहने का कोई फायदा नहीं। सिर्फ एक को कह दो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, तो तमाम मामला हल हो जाएंगे। बस वो उनकी इन लोगों की पहुंचे उन तक, बस मैंने कहा ना ये सारे मामला हल हो जाएंगे। इनके भी नहीं सुनते, इनके भी नहीं बस सुनते। मैंने कहा ना कि असल चीज है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जी आप क्या कहेंगे? ये हफीज भाई ने से बोला अल्लाह नाराज है, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्यों नाराज है। वो सूदी निजाम, जब अल्लाह से जंग करोगे, अल्लाह के रसूल से जंग करोगे तो अल्लाह नाराजी होगा, कभी भी आपको कहीं कोई चीजें नहीं होगी। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा हम कराची का अपने मिशन रोजगार है, गवर्नर साहब ने अभी रोजगार अपने क्या नाम है स्कीम स्टार्ट करी है। आज उनकी प्रेस जी, मेरी उनसे गुजारिश है कि हम कराची के मिशन रोजगार को अपना हिस्सा बनाए, बाइज्जत तरीके से रोजगार, बावकार जिंदगी, ये पथारे नहीं लगेंगे, ये तजावीज़ात नहीं लगेंगे, तरीके से जो है रोजगार मिलेगा सबको। थैंक यू। लेकिन बहरहाल जो एंड में मैं सब ये कह के जाना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला हमसे नाराज है, तो भाई बात ये है कि अल्लाह क्यों नहीं नाराज होगा? कम हम तोलते हैं, झूठ बोल के हम सौदा बेचते हैं, मतलब कि मजहबी तफरीक हम करते हैं। वो कौन से काम है जो हम नहीं करते? जो कि 1,24,000 अंबिया इकराम आए, उनके हर उम्मती के अंदर जो बुराइयां थी वो आज हम में मौजूद हैं। कि शायद कि हम उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, इसकी वजह से हम शायद बचे हुए हैं। बात यह है कि हमें इनफरादी तौर पर भी अपनी गिरबानों में झांकना चाहिए और इनफरादी तौर पर भी अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।